क्वेश्चन जो होते हैं आपके एक एक नंबर वाले होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि प्रति एकक कोष्ठिका में दो परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। यहाँ पर जो है किस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या जो है दो रहती है, ये बात हुई है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका की, यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर सेकंड दिया गया ये सही होगा। अब क्यों सही होगा इसके लिए ध्यान दीजिए, जो अगर यहाँ पर हम लोग अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको एक दिया गया है, इसमें अगर कोने ध्यान दें तो कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8 कोने होते हैं। यानी कि जब आप यहाँ पर जो है इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको कहाँ कहाँ पर ज्ञात करना है, एक तो कोनों पर ज्ञात करना है। तो कोनों पर परमाणुओं की संख्या ध्यान दीजिए कितने कोने हैं, 8। और एक कोने पर अगर ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब 1/8 होगा, ये होगा कोनों पर परमाणुओं की संख्या। इसके अलावा एक परमाणु इसके केंद्र में होगा तो यहाँ पर परमाणु केंद्र में हो जाएगा। इसके अलावा जो फलक दिए जाते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं लेकिन फलक पर जो है कोई भी परमाणु नहीं होता है तो वहाँ पर होता है 0। इसका मतलब ये 8 से 8 कटेगा तो ये आपका आएगा 1 + 1 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि जो आपका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो बात हुई है वो किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की, घनीय एकक कोष्ठिका इसकी बात हुई है। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर सेकंड दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्टिव है आपका, इसमें से चारों में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 400 ml विलेन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ यानी कि विलीन है। विलेन की मोलरता है, यहाँ पर आपको मोलरता ज्ञात करनी है। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र आपका जो होता है वो होता है WB/MB गुणे यहाँ पर होता है 1000/V और यहाँ पर जो आयतन होता है आपका वो किस में होता है, ml में यूज किया जाएगा इस स्थिति में। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको WB कितना दिया गया है, इसका मान आपको दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 ग्राम, कितना दिया गया है 7 ग्राम, ये आपका हो जाएगा 7 ग्राम। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आयतन कितना दिया गया है, 400 ml दिया गया है, यानी कि V बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 400 ml, ये आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज्ञात करना है MB का मतलब यहाँ पर जो ये NaOH है इसका आपको अणु भार ज्ञात करना है, NaOH का अणु भार। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है सोडियम, सोडियम का कितना होता है ये आप लोग याद रखिएगा 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 40। तो ये आपको MB मिल गया। इस तरीके से आपको सारे मान मिल गए। अब आपको ज्ञात करनी है मोलरता, तो C बराबर देखिए WB, इसका मान हो जाएगा 7 बट्टे में आ जाइए MB, इसका मान हो जाएगा 40 गुणे 1000, ये हो जाएगा आपका 1000 बट्टे में V का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 400। अब आपको इससे जो है यहाँ पर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 0 से ये तीनों 0 कट जाएंगे, इसका मतलब ये आएगा 7 और बट्टे में आ जाएगा 16। जब 16 से आप 7 को भाग करेंगे तो लगभग 0.437 इतना आ जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विकल्प नंबर आपको दिया गया है पहला, ये 0.437 ये आपको दिया गया है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर जो है सही होगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। अगला देखिए यहाँ पर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई।
तो यहाँ पर जो है वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो आप लोग याद रखिएगा, वो होती है सेकेंड इनवर्स। क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो दूसरा विकल्प दिया गया है ये सही होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दिया गया होता तो इसके लिए जो पहला दिया गया है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट के दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किसकी बात हो, शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, क्योंकि इसके लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको भी तैयार करना है। इसके लिए आपका होता है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर तो बात हुई है प्रथम कोटि की, इसलिए इसका विकल्प नंबर सेकेंड इनवर्स जो है सेकेंड यानी कि सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको ये दिया जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर इसके बाद देखिए अगला, अगला यहाँ पर है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, यानी कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड जो है इनमें से क्या बनाता है। तो इसके लिए आप अभिक्रिया ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बात हुई है बेंजेमाइड की, तो इसका सूत्र होता है C6H5CO इतना हो जाएगा। इस पर जो है आपको किससे क्रिया करानी है, जल से, जल अपघटन हो रहा है तो H2O होता है, इसे आप ऐसा लिख दीजिए HOH करके, ध्यान दीजिए H2O, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ से जो है आपका ये टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से ये NH2 और यहाँ से H, इसका मतलब NH3, ये तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका C6H5 इतना होगा। इसके अलावा CO और यहाँ पर आपका OH, तो ये जो बचा है इसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, इससे बोला जाता है बेंजोइक अम्ल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका जो विकल्प नंबर सेकंड दिया गया आपको बेंजोइक अम्ल, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है RNH2, इसके बाद CHCl, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको CHCl3 होना चाहिए, गलत टाइप हो गया, यहाँ पर CHCl3 प्लस KOH, ये अल्कोहल दिया गया है, इसकी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है RNH2, ये आपको दिया गया है, इसकी क्रिया आपको करानी है क्लोरोफॉर्म से, यानी कि ये आपका होता है CHCl3 प्लस यहाँ पर जो है KOH, इससे जो है आपको यहाँ पर ये क्रिया करानी है। तो ये जो दिया गया है RNH2, इससे हम लोग प्राथमिक एमीन बोलते हैं या फिर 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है आपका प्राथमिक एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन, इन्हें हम लोग एरोमेटिक या फिर एलिफैटिक एमीन भी बोल सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसमें आपका बनता है RNC, इसके अलावा साथ में बनेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड और इसके अलावा जल यानी कि H2O। तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन, इससे बोला जाता है कार्बिल एमीन। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इससे हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इससे क्या बोला जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कि इसका विकल्प नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है RNA में उपस्थित क्षारक है, जो RN है ए है उसमें उपस्थित क्षारक देखिए दो होते हैं, एक होता है आपका RNA और एक होता है आपका DNA, दो होते हैं। अगर इसमें हम लोग क्षारक की बात करें और इसमें अगर हम लोग यहाँ पर क्षारक की बात करें तो दोनों के क्षारक आप लोग याद रखिएगा। तो जो आपका RNA होता है और जो DNA होता है, DN में आपका होता है एडेनिन, ए से प्रदर्शित करते हैं,
इसके अलावा होता है आपका ग्वानिन, जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अलावा होता है आपका साइटोसिन, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अलावा एक होता है आपका थायमिन। और जो आरएनए होता है इसमें ये तीन तो वही होते हैं, यानी कि एडेनिन, इसके अलावा आपका होता है ग्वानिन, और यहाँ पर होता है आपका साइटोसिन। लेकिन जो यहाँ पर थायमिन है, थायमिन की जगह पर इसमें आपका होता है यूरेसिल। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है अलग क्या होता है आपका यूरेसिल। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एडेनिन दिया गया है, ग्वानिन दिया गया है, साइटोसिन दिया गया, लेकिन थायमिन दिया गया। तो ये आपका किसका क्षारक है, डीएनए का है। तो आरएनए में देखिए ये आपका हो जाएगा एडेनिन, ये आपका हो जाएगा ग्वानिन, ये हो जाएगा साइटोसिन, और ये हो जाएगा यूरेसिल। यानी कि यहाँ पर इसका चौथा विकल्प जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर 4 जो है सही होगा, ये जो है आरएनए में उपस्थित क्षारक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला, अब यहाँ पर ये दूसरे का नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये सारे अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ही आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि सिल्वर CCP, ये आपको दिया गया है, यहाँ पर सिल्वर CCP जालक बनाता है, और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई जो है वो 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको सिल्वर का घनत्व ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो CCP जालक है इसमें परमाणुओं की संख्या आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको CCP जालक में परमाणुओं की संख्या नहीं पता है तो आपका ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिल्वर CCP जालक में परमाणुओं की संख्या, जालक में परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग Z से लिखते हैं, और इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 4। ये आप लोग याद रखिएगा, CCP जालक में जो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए दिया क्या गया है, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई को हम लोग प्रदर्शित करते हैं A से। इसका मान आपको दिया गया है 408.6 पिकोमीटर। अगर यहाँ पर आप इसे बदलते हैं तो ये हो जाएगा 408.6। देखिए पिको को बदलने के लिए 10 की घात -12 से गुणा करता है। अगर आप 10 की घात -12 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में बदलना हो तो सीधे आप इसे 10 की घात -10 से गुणा कर दीजिए, और ये बदल जाएगा आपका सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ पर आप इसे ऐसा लिख दीजिए, ए बराबर, ये दशमलव 2 अंक इधर लाइए, यानी कि ये लिखिए आप 4 यहाँ पर 4.086 गुणे 10 की घात बना दीजिए इसे -8, इस तरीके से सेंटीमीटर। तो ये दशमलव जो हम लोग 2 अंक बाईं तरफ लाएं तो घात में यहाँ पर प्लस का 2 बढ़ेगा तो ये इतना आ जाएगा। तो ये तो हो गई कोर की लंबाई, ये हो गया। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर जो है ये आपको m का मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है 107.9 ग्राम, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको घनत्व की गणना करनी है। घनत्व को हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर रो से भी लिखा गया है। तो चाहे घनत्व को आप D से प्रदर्शित कर दीजिए या फिर रो से प्रदर्शित कर दीजिए, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है D बराबर, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं इसमें Z गुणे M, और बट्टे में होता है आपका A³ गुणे Na, इसे हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। अब आपको इसमें मान रखना है। Z का मान अगर हम लोग रखेंगे तो Z का मान सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 गुणे M का मान हो जाएगा आपका 107.9, इतना हो जाएगा। इसके अलावा बट्टे में आ जाइए, A का मान रखेंगे तो A का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 4.086, इस तरीके से गुणे
10 की घात माइनस 8 की घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक क्यूब है। फिर गुणे अवोगाद्रो संख्या का मान आप सभी को याद होना चाहिए, दिया नहीं जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23, ये अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो ये मान आप सभी को याद रखना है, ये आपको दिया नहीं जाएगा। इसके अलावा देखिए, अब 4 का गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 हो जाएगा 36 के 6, फिर 4 सत्ते 28, 28 और 3 मिलके हो जाएगा 31, इतना आ जाएगा। फिर 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा आपका 431.6, इस तरीके से इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा आपको 3 बार करना है, तो 3 बार जब यहाँ पर गुणा करके आप इसका लिखेंगे, 3 बार का मतलब 3 से गुणा नहीं करना है, इस संख्या का जो है घन करना है, यानी कि इसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट शुद्ध करके लिखूंगा, लगभग इसका मान जो आएगा वो 68.22 के आसपास आएगा, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 3 बार गुणा गुणे 10 की घात, जब 8 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो 8 त्रिक 24, यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात जो है माइनस का 24, ये इतना आ जाएगा। फिर गुणे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह अवोगाद्रो संख्या हो जाएगी 6.022 गुणे 10 की घात 23, इस तरीके से इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर जो ये दिया गया है अगर इससे आप और सॉल्व करेंगे तो अब ये हो जाएगा आपका 431.6 बटे, यहाँ पर इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करके जब लिखा जाएगा तो लगभग में इसका मान जो आएगा 410.8। यहाँ पर मैं डायरेक्ट शुद्ध करके सारे मान लिख रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर गुणे 10 की घात, देखिए माइनस 24 से 23 निकल जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इससे आप लिख सकते हैं 431.6 बटे, देखिए यहाँ पर 10 की घात तो -1 है, अगर आप 0.1 अंक इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका 41.08, इतना आ जाएगा। 10 की घात -1 था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पर इससे आप भाग करेंगे तो भाग करने पर लगभग इसका मान जो आएगा वो 10.50 के आसपास आ जाएगा। घनत्व तो ज्ञात कर रहे हैं इसलिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर खा, यहाँ पर आपको दिया गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, और विलेय के वाष्प दाब मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का जो है व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले बात हुई है आपेक्षिक अवनमन की, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप याद रखिएगा कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, याद रखिएगा किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के जो है वाष्प दाब के अनुपात को जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को जो है यहाँ पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है विलेय के वाष्प दाब और इसके अलावा मोल प्रभाज में जो है आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध पूछा जा रहा है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है ये जो है विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपेक्षिक अवनमन यानी कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि अगर आप लिखें तो इस तरीके से बता सकते हैं यहाँ पर आप। अतः देखिए यहाँ पर बात हुई है किसकी, यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन की। तो आपेक्षिक अवनमन आपका होता है पी नॉट माइनस पी एस, इस प्रकार से लिखते हैं, और बटे में आपका होता है पी नॉट, यहाँ पर जो होता है आपका होता है पी नॉट। ये होता है आपका यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर होता है,
ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और विलेय के जो मोल प्रभाज होते हैं उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसे बोलते हैं काई। क्या बोला जाता है? काई। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलेय, क्योंकि ये जो है आपके विलेय के मोल प्रभाज दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका मान जो होता है वो n, यानी कि परमाणुओं की जो संख्या होती है n, और n प्लस n के बराबर यहाँ पर होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर जो ये लिखा गया आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये जो है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, तो पी नॉट माइनस पी एस ये वाष्प दाब में अवनमन हुआ। फिर क्या बताया गया कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि पी नॉट हुआ। तो इन दोनों का जो अनुपात दिया गया ये आपका होता है आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में। और यहाँ पर जो काई दिया गया है ये आपका होता है मोल प्रभाज। तो ये दोनों जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो n दिया गया स्मॉल है, स्मॉल n को हम लोग विलेय के मोलों की संख्या बोलते हैं। इससे क्या बोला जाता है? इससे जो है विलेय के मोलों की संख्या बोलते हैं। और जो कैपिटल N है आपका, ये विलायक के मोलों की संख्या होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे जो हम लोग विलायक के मोलों की संख्या बोलते हैं। तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, स्मॉल n क्या है? यहाँ पर जो है ये आपका विलेय के मोलों की संख्या है। तो इससे आप लिख सकते हैं स्मॉल w बाई स्मॉल m करके। और बटे जो कैपिटल N दिया गया है इससे आप लिख सकते हैं कैपिटल W बटे कैपिटल M प्लस, इस तरीके से इतना हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो होगा, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या दिया गया है? स्मॉल n, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं W बटे M। इस तरीके से भी आप यहाँ पर ये सूत्र जो है यूज कर सकते हैं। तो ये इतना याद रखिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये संबंध प्रदर्शित करना है। बाकी जो संबंध की बात हुई थी वो केवल अगर आप इतना लिख देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तब भी आपका वो सही माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, अगर आगे नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कौन सी चीज़ क्या है वो याद रखिएगा कि स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है और जो कैपिटल N है वो विलायक के मोलों की संख्या है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप आगे ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। याद रखिएगा कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है इसको जो है आप एक प्रकार से शून्य मान सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का मतलब यहाँ पर H2 से है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन गैस की हो रही है। तो वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब जो होता है वो कितना हो? 1 वायुमंडल। तथा विलयन में जो है यहाँ पर H प्लस आयन, याद रखिएगा, विलयन में जो है H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी हो? 1 मोल हो। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या कहलाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कब? कंडीशन याद रखिएगा कि वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस कितनी होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस का जो दाब होगा वो 1 वायुमंडल हो, और विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता हो वो कितनी हो? 1 मोल हो। तो इसे क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसके इलेक्ट्रोड को जो है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसको स्वेच्छा से शून्य माना गया है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसके इलेक्ट्रोड विभव को जो है स्वेच्छा से शून्य माना गया है। ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद है कि विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए, यानी कि विद्युत अपोहन की आपको उपयोगिता बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग विद्युत अपोहन की बात करें तो बता सकते हैं कि विद्युत अपोहन की क्रिया द्वारा जो है कम समय में जो कोलाइड होते हैं इनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है इनको हम लोग शुद्ध अवस्था में क्या